Hello, people. I hope you guys are doing great. And here is a nice scanner series coming up for you guys. लेकिन ये स्कैनर सीरीज देखने के पहले आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं. अच्छे से ध्यान देंगे. लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज स्कैनर सीरीज. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज. बिल्कुल सही है. तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की. आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है. चलिए, सबसे पहली चीज, क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या? The answer to that is no. आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है. मैं यूज करने वाला हूं सुचिता प्रकाशन के स्कैनर. सुचिता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं. तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ईज हो जाएगा. सुचिता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है, साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है. तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है, तो वो चाहे तो सुचिता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है, जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे. थम्स अप. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यार, जब ये स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है बेटा जी? लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे. उसका कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है, पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है. तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी? उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन. यहां स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे, यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं. लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपके पास प्रिपरेशन में आपकी पूरे रेगुलर नोट्स, रेगुलर लेक्चर्स अच्छे से हो चुके हैं, एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं, क्विक रिविजन हो चुके हैं, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास्ट पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसके लिए लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे. ठीक है गुंडे? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा जी, क्या है यारो, व्हाट इज दिस स्कैनर सीरीज? एज आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा एज. खाना बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब हम उसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं. केक बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब उसके ऊपर हम क्रीमिंग कर रहे हैं. ये जो आप बच्चे करते हैं ना, ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है, तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली समवन हु हैज डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली, द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली, द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली. कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है, जिस व्यक्ति का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए. एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है. कोई व्यक्ति का अगर रिवीजन भी चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वो सीधा एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी. तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना है, तब आपने एक्स्ट्रा एज सीरीज देखनी है. लॉजिकल है. फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बेटा जी, सुनना अच्छे से. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पेज विथ यू. एक ब्लैंक पेज ले लीजिए. जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं उसमें आप क्या कर लीजिए, 2 लिस्ट बना लो. एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछा गया है. कंडीशनल ऑफर है टेक ओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है, फास्ट ट्रैक इशू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है, आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो. दूसरा, कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो
न्यू थिंग्स लर्न, बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख ली, हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस इज कि आपको कंटेंट तो पता है, जो आपने रेगुलर पढ़ा है वही लिखना है, वही कंठस्थ करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है। तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा, ये चीज नहीं सीखी, लाइन नहीं सीखी, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन के टाइम पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी, वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा, कुछ 2013 के, 14 के, 2018 के क्वेश्चन है, तब वो ओल्ड सिलेबस था, अब वो रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों बेटा जी? कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। स्कैनर सीरीज का एक पर्पस है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए। तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे, बस सिंपल है। चल, उसके बाद में गुंडे, हाँ कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे। तो बेटा जी डरने का नहीं, चूंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा है, रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ा, सीधा स्कैनर सीरीज देखना है। एक बात को अच्छे से समझ लेना कि ना तो स्कैनर सीरीज देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही स्कैनर सीरीज देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ये चीज ध्यान रखो। कोई भी चीज यूट्यूब पे डालना काफी डेंजरस हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है। क्या बच्चे को लग रहा है ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब आता है, मस्ती से मचा देंगे, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा। कोई बच्चा है जो डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब से ही जुड़ा है, उस व्यक्ति को ना तो ये स्कैनर सीरीज देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको बस ये समझना है कि हमने थोड़ा और कुछ नया सीखा, तभी तो उसको एक्स्ट्रा एज कह रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, अपने कंटेंट पे करना है। वो करके जाओगे एग्जाम में मचा के आओगे। ये तो एक्स्ट्रा एज है, राइट? चल, जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी पिछले कुछ अटेम्प्ट में एक बच्ची थी मानिया श्रीवास्तव, EIR 1, जबरदस्त। उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले अटेम्प्ट में हु स्कोर्ड 94 इन सिक्योरिटीज लॉ। तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान, एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है। ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे। तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है, अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने, क्विक रिवीजन वीडियोस को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है। सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है। आर वी गुड? चल, उसके बाद में गुंडे एक और चीज है, कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे हैं, कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, गुडविल अच्छी मिल जाती है, कंपनी को अपने फायदे होते हैं, राइट? कंपनी को पैसा रेज करना ईजी हो जाता है। इन्वेस्टर के अपने फायदे हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड होता है, जब चाहे वो बेच सकता है। इन्वेस्टर को कंपनी के ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने उन जनरल क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है वो भी स्कैनर सीरीज में आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मस्ती से बस सुनते जाना है। उसके बाद में गुंडे, हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये बात तो आप मानते ही नहीं हो। डोंट, डू नॉट वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x। बेशरम बच्चे, स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है, क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं। स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको। तो उसके लिए मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाता हूं, तो आपने उसको 1.5x पे देखना नहीं है। आपका 1.5, मैं ऑलरेडी 1.5, वो कुछ 3 हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 पे नहीं देखना है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पे उसको जज नहीं करना है। वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज के आंसर दिए, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइनर आंसर दिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम रहा है या नहीं, इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा, बस।
उनका जो साइज ऑफ द आंसर, उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, उसको फॉलो नहीं करना है। वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है। डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर। वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है। आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, आई होप यू गाइज आर गोइंग टू सर्टेनली एंजॉय द स्कैनर सीरीज। बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Hello people, I hope you guys are doing wonderful and here we are for scanner series for part B। चलिए गुंडो, पार्ट बी के अंदर एग्जामिनेशन के लुकआउट्स अगर हम देखते हैं तो बहुत जबरदस्त एकदम मलाई है। बहुत कम टॉपिक्स हैं जो आपको 30 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जन्नत सा एरिया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना होता है। हमारा इंटेंशन रहेगा कि इस सेशन में हम पूरे पार्ट बी के सारे पास से क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से देख लें। आशा करता हूं कि आप बच्चों का पार्ट बी का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है। आपने क्विक रिवीजन के अलावा मैंने एक यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है तूफान रिवीजन ऑफ पार्ट बी, वो आपने बहुत अच्छे से यारों देख लिया। ट्राई कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा या फिर हमारे इंस्पायर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबली मिल भी जाएगा। चलो गुंडो, अब आते हैं पास से क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला दिख रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन आईडीआर, अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। पार्ट बी मोस्टली आपको इजी पीजी लगेगा बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आईडीआर। हाँ, हमारे नोट्स में मैंने पार्ट बी को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है बेटा जी, 15, 16, 17, 18 एंड देन चैप्टर नंबर 19। मॉड्यूल में पार्ट बी के अंदर 2 ही चैप्टर्स हैं, जो मेरे 15, 16, 17, 18 है, ये पार्ट बी का एक ही चैप्टर है। तो मैंने ऐसा किया है कि मॉड्यूल का जो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, मैंने उसको डिवाइड करके 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा सा चैप्टर था। ठीक है, तो मेरे नोट्स के साथ तो चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 है। इन चारों के मिक्स क्वेश्चन यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, खैर आपको मजे में रहना है। पार्ट बी के सारे ही क्वेश्चन एक ही सेशन में मैं आपके कवर करवा दूंगा। चलो, आइडिया डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई परेशानी की बात ही नहीं, जो पढ़ा था हमने वही है। उसके बाद में आता है राइट नोट ऑन लिस्टिंग ऑफ आईडीआर। यहां पे भी आपको आईडीआर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, फिर आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, वो 13 पॉइंट्स लिखेंगे और फुल मार्क्स लेके निकल जाएंगे। वेरी वेरी इजी। उसके बाद में ग्रीन शू ऑप्शन 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में ग्रीन शू ऑप्शन का पूरा टॉपिक हुआ करता था। अभी की मॉड्यूल में ग्रीन शू ऑप्शन की सिर्फ इलस्ट्रेशन है, बट फिर भी हम लोगों ने ग्रीन शू ऑप्शन पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर पूछ लिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे वही, ग्रीन शू ऑप्शन इज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर ग्रीन शू ऑप्शन इज 30 डेज। ये सब चीजें लिख देंगे। उसके बाद में पूरा स्टेप्स बता देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की कैसे ग्रीन शू ऑप्शन होता है। फिर लिमिट्स बता देंगे कि मैक्सिमम कितना बोरो किया जा सकता है, कितने दिन के अंदर मार्केट से शेयर्स एक्वायर करने के बाद रिटर्न करना होता है एंड एवरीथिंग। काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज AIF, काफी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंकर इन्वेस्टर, जमाई जी, काफी आसान। अनदर ग्रीन शू ऑप्शन, काफी आसान। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल पेंशन फंड, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल पेंशन फंड, काफी आसान। वापस प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल डायरेक्ट क्वेश्चंस टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे नोट्स के अंदर। नेक्स्ट अनदर इजी टॉपिक्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हमने पढ़ा है द टॉपिक ऑफ आसबा, बहुत ज्यादा आसान। अपना जो एक शीट बना रखा है ना आपने, उसमें लिख दो स्टार मार्क टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक क्वालिफाई होकर वहां पे पहुंच चुका है हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। आईडीआर वहां पहुंच चुका है। इतने से देर में हमें समझा, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इजी टॉपिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ध्यान रखना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 याद रखना काफी कठिन है, लेकिन अगर हमने उसको क्लास में इतनी बार पढ़ा है कि अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, तो वो कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इज इजी, वॉट एवर इज नॉट कवर अंडर कैटेगरी 1 इज फॉलोइंग अंडर कैटेगरी 2। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, फैमिली ऑफिसेज, बॉडी कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। लेवरेज बायआउट, अनदर डायरेक्ट टॉपिक। उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड। आपको ध्यान से समझना है, लिवरेज बायआउट वगैरह जो है ना, छोटा सा टॉपिक दे रखा है मॉड्यूल के अंदर भी, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो उतना लिखा हुआ काफी रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, अनदर डायरेक्ट टॉपिक गिवन इन द नोट्स। नाउ
राइट शॉर्ट नोट ऑन विजिल मैकेनिज्म। अब ये कभी कभी क्या कर लेते हैं कि वैसे तो आइडियली पार्ट ए के टॉपिक्स ए में पूछने चाहिए, बी के टॉपिक्स बी में पूछने चाहिए, लेकिन कभी कभी कर देते हैं लोग, बट कोई परेशानी की बात नहीं है। विजिल मैकेनिज्म रेगुलेशन नंबर 22 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन और विजिल मैकेनिज्म के बारे में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अनदर टॉपिक एआईएफ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शन। आप इसको डिफरेंस बिटवीन के अंदर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको पहले कॉल ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको पुट ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है। काफी आसान। अभी तक एक भी बाउंसर क्वेश्चन हमें लग भी नहीं रहा है। कॉल पुट, एफसीसीबी, एफसीईबी, वापस पहले एफसीसीबी को एक्सप्लेन कर दो, फिर एफसीईबी को एक्सप्लेन कर दो। काफी आसान। वेंचर कैपिटल फंड, सोशल वेंचर फंड। वेंचर कैपिटल फंड तो हमें पता ही है। सोशल वेंचर फंड क्या होता है? ये एक्चुअली एआईएफ की एक सब कैटेगरी होती है जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, वेंचर कैपिटल फंड हमको पता है, सोशल वेंचर फंड देखो ध्यान से क्या लिखा है। सोशल वेंचर फंड मींस दोज फंड व्हिच इन्वेस्ट प्राइमरीली इन सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ सोशल वेंचर्स। I'm sorry. Social venture fund means those funds which invest primarily in securities or units of social ventures and which satisfy social performance norms laid down by the fund and whose investors may agree to receive restricted or muted return. Social venture fund एक ऐसी कैटेगरी होती है AIF की, ये प्रोफेशनल्स के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हैं। AIF की कैटेगरी होती है सोशल वेंचर फंड, जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये इवेंचुअली सोशल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहां से पब्लिक का बेनिफिट हो। एंड जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे म्यूटेड रिटर्न से खुश होते हैं। म्यूटेड रिटर्न्स का मतलब होता है नेग्लिजिबल रिटर्न, मार्केट से बहुत कम रिटर्न। सर मार्केट से कम रिटर्न मिल रहा है तो लोग खुश क्यों होते हैं? बिकॉज इन्वेस्टर का मेन पर्पस सोशल वेंचर में इन्वेस्ट करने का पैसा कमाना नहीं होता है, कुछ सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, बेटरमेंट हो, वो पर्पस होता है सोशल वेंचर फंड। उसके बाद में एक वाइडर कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट, ऐसे करके इन्होंने कंपैरिजन दे दिया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मैंने आपको बताया कभी भी एग्जाम में आसबा पे सवाल आएगा, पहले आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप आसबा पे आएंगे। वापस इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीनिंग बाय डीवीआर? डिस्कस द कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच अ कंपनी में इशू डीवीआर। वापस डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है, डीवीआर क्या होता है, डीवीआर की कंडीशंस क्या है। बहुत ज्यादा आसान, सारे टॉपिक्स एज इट इज डायरेक्टली पूछे गए जो नोट्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी काफी पुराना सवाल है, 2012 का सवाल है, ओल्ड सिलेबस का सवाल है, तो अब ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अब सवाल आएगा तो आएगा आईडीआर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वापस आ गए सोशल वेंचर फंड। वापस रीड कर लेते हैं एक बार। सोशल वेंचर फंड मींस दोस फंड व्हिच विल इन्वेस्ट प्राइमरीली इन सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ सोशल वेंचर्स एंड व्हिच सैटिस्फाई सोशल परफॉर्मेंस नॉर्म लेट डाउन बाय फंड एंड हुज इन्वेस्टर में एग्री टू रिसीव रेस्ट्रिक्टेड और म्यूटेड रिटर्न। सोशल वेंचर फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे पब्लिक पैसा दे सकती है और वो पैसा इवेंचुअली इन्वेस्ट किया जाएगा सोशल वेंचर के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए, जहां पे इन्वेस्टर को मिलेंगे म्यूटेड रिटर्न्स, नेग्लिजिबल रिटर्न्स। फीचर्स primarily investment of corpus in the security units of social venture. Social venture में इन्वेस्ट किया जाता है. The investor who give money to social venture are not much interested in return and they're happy with limited return, muted returns. वही बात वापस कही गई है. आप चाहो तो आपने जो एक शीट बना रखी है उसके अंदर सबसे पहले लिखा होगा स्टार मार्क टॉपिक, फिर कुछ नया सीखा उसमें सोशल वेंचर फंड लिख सकते हैं. उसके बाद में आता है कैटेगरीज ऑफ एआईएफ. काफी आसान, कैटेगरी 1 2 3. नेक्स्ट, book building process of determining price of a public issue is preferred in case of IPO while fixed price process is used for further public offer. कैसा होता है क्या कि आईपीओ में बुक बिल्डिंग होता है और फर्दर पब्लिक ऑफर के अंदर फिक्स प्राइस होता है. ऐसा कुछ भी होता नहीं है. बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म आप आईपीओ में भी यूज कर सकते हैं, एफपीओ में भी यूज कर सकते हैं, एंड फिक्स प्राइस मैकेनिज्म आप आईपीओ में भी यूज कर सकते हैं, एफपीओ में भी यूज कर सकते हो. सिंपली बुक बिल्डिंग एक्सप्लेन करना है और बताना है कि सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है. Every institutional buyer is a qualified institutional buyer. आपको सिखाया मैंने, अगर कोई भी कमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड एक्सप्लेन द टॉपिक. तो यहां पे एवरी इंस्टीट्यूशनल बायर इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. इसके अंदर टॉपिक इज व्हाट? QIB. सो आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड एक्सप्लेन द टॉपिक. QIB के सारे 13 पॉइंट्स लिखने और तूफान तरीके से मार्क्स लेकर आगे बढ़ना है. As India is preferred investment destination among international investors, the government of India has introduced Indian deposit receipt to facilitate listing by foreign companies on Indian stock exchange. Elaborate and discuss the process involved in issuing IDR. IDR explain करना है पूरा. वही जो हमने पढ़ा हुआ IDR के बारे में जो कंटेंट दे रखा है, सिर्फ वो लिखना है IDR क्या होता है और उसको इशू करने का प्रोसेस क्या होता है. काफी आसान. वापस, an individual cannot start a venture capital fund, but a trust or company can. In the light of this statement, list down the eligibility criteria.
गेटिंग रजिस्टर्ड विद सेबी एज वेंचर कैपिटल फंड। अभी बता रहे हैं कि अगर आपको वेंचर कैपिटल फंड की तरह रजिस्टर होना है तो क्या तरीका है। ये पुराने ऑफ कोर्स अनदर ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, तब ज्यादा डिटेल में होता था एआईएफ की कैटेगरीज। अभी आपके सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एआईएफ के अंदर 3 कैटेगरीज दे रखी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। एक्चुअली अगर आपको डिटेल में बताऊं, सीएस प्रोफेशनल में एक पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर। एआईएफ की कैटेगरी 1 के अंदर 4 सब कैटेगरी भी होती है, ये उन 4 सब कैटेगरीज के सवाल है, तो अब के लिए ये इतने रेलेवेंट नहीं। नेक्स्ट, both foreign currency exchangeable bonds and foreign currency convertible bond are convertible into equity shares. Since both are convertible into equity shares, you are required to highlight the advantages of FCCB over FCCB. कि आखिर FCEB की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर FCCB। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। The foreign currency exchangeable bond offers similar benefits of conversion as foreign currency convertible bond, but it offers one unique advantage over and above FCCB, which is that FCEB are convertible into shares of another company that forms part of same promoter group as the issuer company, so it does not result in dilution of shareholding at the offered company level. Simply, FCB scheme affords a unique opportunity by Indian promoter to unlock value in group companies. They can raise money overseas to fund their new project and acquisitions, both Indian and global, by leveraging a part of their shareholding in listed group entities. क्या कह रहे हैं कि दोनों अच्छे हैं, FCCB भी अच्छा है, FCEB भी अच्छा है, बट आखिर क्या भारी चीज है FCEB में बेटर है। तो यही एक डिफरेंस है, यही एक बेटर पॉइंट कह सकते हो कि एफसीसीबी में आपको अपनी ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स देने पड़ते हैं, वाइल एफसीईबी में आपको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स देने की जरूरत नहीं है, आप ही के प्रमोटर ग्रुप के किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे सकते हो। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती है और आपकी प्रमोटर कंपनीज का भी इंडिया के बाहर गुडविल वगैरह बढ़ता है। 2 बेनिफिट्स। नेक्स्ट, इन्वेस्टेबल फंड, वापस वो एआईएफ रेगुलेशन का है, नहीं पढ़ने की आवश्यकता है आपको। इन्वेस्टेबल फंड का फिर भी आपको मतलब बता देता हूं। इन्वेस्टेबल फंड मींस आज एक म्यूचुअल फंड है, उसने पैसा रेज किया 5000 करोड़, लेकिन क्या वो 5000 करोड़ के 5000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। थोड़े अपने खर्चे के लिए पैसे तो रखने पड़ते हैं ना, म्यूचुअल फंड चलाना है, फीस देनी है। तो 5000 करोड़ रेज किया तो दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट प्रोबेबली 4800 करोड़। तो 4800 करोड़ बिकम्स द इन्वेस्टेबल फंड, इन्वेस्टेबल फंड। बट ठीक है। नेक्स्ट, वापस वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट इन ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड। What do you understand by AIF? How are they different from mutual fund? तो AIF के बारे में पूरा डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे आराम से। फिर आता है पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन AIF एंड म्यूचुअल फंड। क्या डिफरेंस है देखते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, द मेन पर्पस ऑफ AIF is to privately pool funds from high net worth individual, but under mutual fund every type of investor are allowed to invest. नेचर ऑफ इन्वेस्टर ऐसा हो गया कि AIF में बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड में हर टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ पूल फंड, पैसा कहां इन्वेस्ट करते हो। AIF mainly invests its pooled funds in securities of unlisted company startups. AIF mostly unlisted company startups में इन्वेस्ट करता है, whereas mutual fund obviously listed companies blue chip securities में इन्वेस्ट करता है। तो AIF और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस की बात आई, तो आप ये ग्राउंड पे कंपेयर कर सकते हो कि AIF जो है वो पैसा किन से रेस करता है, बड़े लोगों से, और पैसा कहां इन्वेस्ट करता है, अनलिस्टेड कंपनी स्टार्टअप में। म्यूचुअल फंड पैसा कैसे इन्वेस्ट करता है, सब टाइप के इन्वेस्टर से, और इन्वेस्ट कहां करता है, बड़ी कंपनीज में। ऐसा काफी आसान। अनदर हमारा वापस 4 मार्क टॉपिक वापस पूछा गया है, आईडीआर। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट। देखो, पास ईयर क्वेश्चन देखने का जो बेनिफिट होता है, अगर आपकी किस्मत बहुत तूफान रही तो यू विल सी अ फ्यू क्वेश्चंस एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम हियर। देखो आपके सामने दिख रहा है, वापस पूछा गया सेम सवाल, बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग प्राइस ऑफ पब्लिक इश्यूज प्रेफर्ड इन केस ऑफ आईपीओ व्हाइल फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, आईपीओ में और एफपीओ दोनों में यूज किया जा सकता है बुक बिल्डिंग मेथड। Comment on the following and support your answer with necessary reason. Investment in IDR is an opportunity for Indian investor to invest fund in foreign equity. क्या IDR एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन इक्विटी? द आंसर इज यस। तो हमें क्या करना है, कुछ भी बेटा जी, IDR को ही एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। Not only Indian companies are going abroad to raise funds, foreign companies are also coming to India to raise fund. भारत की कंपनी बाहर से पैसा रेस करे जीडीआर के माध्यम से, बाहर की कंपनी भारत से पैसा रेस करे आईडीआर के माध्यम से। नेम द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ फॉरेन कंपनी कैन रेस फंड इन इंडिया बाय इशूइंग इट्स ओन इक्विटी शेयर। बोलो तारारारा। आइडेंटिफाई द टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक। द टॉपिक इज व्हाट? आईडीआर। What do you mean by foreign currency convertible bonds? State the benefits of FCCB to investor and the issuer.
तो अब बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस के अंदर पूरे बेनिफिट्स वगैरह हुआ करते थे, बट अगर आप चाहें तो सिंपली बेनिफिट्स देख जरूर सकते हैं। बाकी अब हमारे मॉड्यूल में सिर्फ दे रखा है एफसीसीबी और एफसीईबी के बारे में, बेनिफिट्स नहीं दे रखे हैं। ग्रीन शू ऑप्शन, कंडीशंस फॉर इशूइंग आईडीआर। अरे आईडीआर फेवरेट मतलब क्या जबरदस्त टॉपिक है, बार बार लगातार पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, आपको आईडीआर के बारे में पढ़ना वही है जो हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, हमारे नोट्स में दे रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओल्ड सिलेबस के समय पे स्ट्रक्चर अलग था, कुछ अलग कंटेंट दे रखा था, अब वो सब कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल वापस, एवरी इंस्टीट्यूशनल बायर इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, हाँ के ना? ना, ओनली दोस 13 पॉइंट्स आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। वो 13 पॉइंट्स लिख देंगे एंड मार्क्स लेके जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स, वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है फ्यूचर्स, एक्सप्लेन करेंगे। 2018, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसबा, हाउ डज इट वर्क इन आईपीओ, पूरा आसबा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आसबा पे जब भी सवाल आएगा शुरू किससे करेंगे? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। Next, SEBI has classified AIF into 3 broad category, category 1, 2, 3. Discuss key features of AIF category. तीनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करना है, कैटेगरी 1, 2, 3 में कौन कौन कवर होते हैं। Indian companies are allowed to raise equity capital in the international market through ADR, GDR, FCCB, FCEB. Briefly discuss the regulatory framework of ADR and GDR in India. ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इश्यू ऑफ आईडीआर अंडर रूल 13, वापस आईडीआर पे सवाल है, बट अब कंडीशंस वगैरह नहीं है सिलेबस में। हमारे सिलेबस सिर्फ आईडीआर का कुछ पैराग्राफ दे रखा है जो मॉड्यूल में दे रखा है, सिर्फ उतना सा हमें पता होना चाहिए कि आईडीआर की डेफिनेशन क्या होती है और क्या तरीका होता है, क्या किया जाता है आईडीआर में, ऐसे क्या प्रोसेस होता है आईडीआर इशू करने का। जैसे कि अगर हम इंडिया की अंदर बैठे हुआ इन्वेस्टर है, फॉरेन कंपनी है, वो इक्विटी शेयर्स इशू करेगा इंडियन डिपॉजिटरी को, इंडियन डिपॉजिटरी उसके बाद में इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करेगा इंडियन इन्वेस्टर्स को, जिनका फिजिकल शेयर्स जो है सिक्योरिटी है वो फॉरेन कस्टोडियन के पास है। ये जो प्रोसेस है ये पता होना चाहिए हमको बस। Next, the book building process is very transparent. All investors, including small investors, can see the book is being built before applying. Explain bidding process used in book building process. तो पूरा book building यहाँ पे आपको explain करना है, जो पूरा बुक बिल्डिंग होता है सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अग्री दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। What do you mean by anchor investor? What are the limitation of allocation to anchor investor in book building process? Anchor investor क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है जमाई के बारे में, और क्या लिमिटेशंस ऑफ एलोकेशन। तो लिमिटेशन ऑफ एलोकेशन के अंदर हम जो पढ़ते हैं ना, जिसको लेके मैंने क्लैरिफिकेशन भी आपको दिया है कि एंकर इन्वेस्टर को लेके ध्यान रखना है, बात को अच्छे सुनो। मॉड्यूल में मिस्टेक दे रखी है, एंकर इन्वेस्टर को लेके मॉड्यूल में कुछ मिस्टेक दे रखी है एलोकेशन को लेके, तो उस पर फोकस नहीं करना है। एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है मेरा, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये अच्छे से आप बच्चे देख लीजिएगा। तो एंकर इन्वेस्टर के अंदर एलोकेशन पे लिमिटेशन डिपेंड करती है कि आप मेन बोर्ड पे एलोकेट कर रहे हैं या फिर एसएमई पे। मेन बोर्ड का अपना लिमिट है अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ टू 250 करोड़, 250 करोड़ टू 500 करोड़, 500 टू 750 करोड़। एंड ऑन एसएमई उसका लिमिट अलग है, अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ टू 10 करोड़, 10 टू 25 करोड़, 25 टू 50 करोड़, ये प्रकार की। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन वीडियो के अंदर अच्छे से देख के जाइएगा। मॉड्यूल में एंकर इन्वेस्टर में गलत दे रखा है कुछ, ठीक है, केयरफुल। नेक्स्ट, an AIF which has been granted registration under particular category cannot change its category subsequent to registration. अब ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। The stock market of a developing countries is normally attractive for foreign investor. A foreign endowment fund is planning to invest in equity shares of Indian companies. State the category under which its FPI be covered. Will your answer be different if it's a central bank of foreign country? Foreign portfolio investor की कैटेगरीज पढ़िए, कैटेगरी 1 को पूरा एक्सप्लेन करना है और बताना है कि ये कैटेगरी 1 के अंदर फॉल हो जाते हैं। What is UPI? How is public issue application using UPI different from public issue application using ASBA? UPI का पूरा मेथड पढ़ा था कि अब एप्लीकेशन UPI से हो सकती है अप टू 2 लाख रुपीस, रिटेल के लिए ऑप्शन आ चुका है। वो ASBA से अलग कैसे है? वो ASBA से अलग ऐसे है कि ASBA पार्शियली डिजिटाइज्ड है लेकिन UPI कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है। ASBA में आपको बैंक तो जाना ही पड़ता था ना अप्लाई करने के लिए, UPI में आपको बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं। Z holding equity shares in PQR Limited made a request to the company to issue equity shares for DVR. Enumerate the condition if any to be satisfied for issue of shares for DVR. DVR में इश्यू करने में क्या क्या कंडीशंस आएगी वो लिखना है बस। बोलो तारारारा। What is pension fund and government pension? State the legislation governing pension fund. ये आपका चैप्टर नंबर 15 के ही एंड में जो हमने लिखा है कौन कौन से रेगुलेशंस है जनरली, वो सब यहां पर आ जाएंगे पेंशन फंड वगैरह पे। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वही नोट्स में एग्जैक्टली दे रखा है वैसे ही। द कंपनीज एक्ट एज ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल विद डीवीआर एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज रेड विद रूल्स।
ब्रीफली एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स विद डीवीआर। ये भी अपने इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टॉपिक में एक और पॉइंट ऐड कर लो, कंडीशंस फॉर इशूइंग डीवीआर। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, काफी आसान डायरेक्ट क्वेश्चन। What is option contract? How the option contract is classified on the basis of party who exercise the option and time at which the option can be exercised. अच्छे से समझना सवाल क्या है। पहला what is option contract? Option contract explain कर दोगे, फिर how the option contract is classified on the basis of party who can exercise the option. इस बेस पे option contract दो टाइप के होते हैं, put and call. Right? Call when the buyer can exercise the option, it is a call option. Put when the seller can exercise the option, that is put option. आगे एंड टाइम एट विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, उसके बेसिस पे ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, अमेरिकन यूरोपियन। अमेरिकन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम प्रायर टू द ड्यू डेट, यूरोपियन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द ड्यू डेट। उसके बाद में वापस यूपीआई का सवाल, सेम कॉपी पेस्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने का फायदा, कभी कभी सेम सवाल आ जाते हैं। Next 2021, venture capital is one of the innovative financing resources for an enterprise. Explain briefly and indicate the areas of investment of venture capital. तो venture capital के ऊपर आपको लिखना है बस, कुछ खास नहीं। डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। आर यू गाइस विथ मी? काफी आसान हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है यारों। यस, चलिए यारों, अब देखते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सेशन में कवर कर लिए यारों, उसके अलावा कुछ नया होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स यारों सब डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड है। आई थिंक न्यूमेरिकल सब डिस्कस्ड है, आपको कुछ परेशान नहीं कर पाएगा ये। हम लोग आते हैं आपको परेशान करने वाले एक और चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 19, जो आपके मॉड्यूल के अंदर आपको दिखता है, जो आपके नोट्स के अंदर आपको दिखता है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स। चलिए यार, नहीं अभी तो और सवाल यहां पे देखने बाकी हैं। चलो, उसके बाद में कुछ और सवाल दिख रहे हैं हमको पार्ट बी के। पार्ट बी मैं सारा एक ही वीडियो में कवर करूंगा ताकि आप लोगों को परेशान होना ही नहीं है कि कौन से चैप्टर का है। अगले कुछ सवाल के अंदर आता है ऑनलाइन सर्वेलेंस बाय स्टॉक एक्सचेंज। पढ़ा है हम लोगों ने, सर्वेलेंस, प्रिवेंटिव सर्वेलेंस, याद आ रहा है कुछ, पोस्ट ट्रेड सर्वेलेंस। बस, तो पहले ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वेलेंस हुआ करते थे, अब प्रिवेंटिव पोस्ट ट्रेड है। हमें प्रिवेंटिव और पोस्ट ट्रेड पढ़ना है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। नेक्स्ट इज बुक क्लोजर रिकॉर्डेड, अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बेसिस ऑफ सेंसेक्स पढ़ा है हमने, बल्क डील पढ़ा है हमने। ध्यान रखना है बल्क डील और ब्लॉक डील में फर्क होता है, याद कैसे रखेंगे? एक ब्लॉक बनाया, उसके ऊपर 10 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ वाला होता है ब्लॉक डील, बल्क डील होता है 0.5% वाला। निफ्टी काफी आसान। की फीचर्स ऑफ प्रिवेंटिव सर्वेलेंस, आपको मस्ती से प्रिवेंटिव सर्वेलेंस के कुछ जो हमने टाइप्स पढ़े हैं वो एक्सप्लेन कर देना है। मार्जिन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया, काफी आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन इंडेक्स, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, अगेन बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट। कोई भी टॉपिक आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लिस्टेड एंड परमिटेड सिक्योरिटी, याद आ रहा है, जो लिस्टिंग अग्रीमेंट करके लिस्ट हुई है लिस्टेड सिक्योरिटीज, और जो डायरेक्टली लिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन आप किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, तो आपको इस स्टॉक एक्सचेंज पे भी परमिट कर दिया गया है लिस्ट होना, दैट इज परमिटेड सिक्योरिटी। सारे हमारे नोट से डायरेक्टली एज इट इज दिख रहे हैं। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, लिस्टेड, परमिटेड। की डिफरेंस बिटवीन WPI, CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका डिफरेंस बिटवीन भी मैंने आपको दिया है टेबुलर फॉर्म में। ट्रेड टू ट्रेड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ट्रेड टू ट्रेड। ट्रेड टू ट्रेड क्या होता है? जब कुछ शेयर्स का नाम ऐसे लिस्ट में आ जाता है कि उन शेयर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ नहीं की जाती है, दैट इज ट्रेड टू ट्रेड। वो एक लिस्ट होती है। ए सिरी बाय, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, अब ये सब चीजें ओल्ड सिलेबस के सवाल आ रहे हैं, एकदम लाइटली रहना है आपको। अब आपके सिलेबस में ये सब थे ही नहीं, ये सब कहां पे थे? प्रिवेंटिव सर्वेलेंस के अंदर कुछ टाइप्स में थे। सर्किट ब्रेकर, अगर कभी भी एक दिन के अंदर ट्रेडिंग एक्सट्रीमली एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उस दिन उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के अंदर सर्किट ब्रेक हो जाता है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेडिंग उस दिन नहीं होती है। सर्किट ब्रेकर। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस आर द बैरोमीटर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये क्या है? एक जनरल सवाल। तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एकदम जनरल इन नेचर, तो इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताना है, सेंसेक्स निफ्टी के बारे में बताना है, एंड दैट्स इट। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम फुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। सर्वेलेंस डिपार्टमेंट,
सर्वेलेंस मेजर्स के अंदर ये पुराने सिलेबस का सवाल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब होता है हमारे मॉड्यूल में दे रखा है प्रिवेंटिव एंड पोस्ट ट्रेड, वो लिखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय ब्लॉक डील, हाउ इज इट बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ब्लॉक डील के बारे में सब कुछ बता देंगे, 10 करोड़ वाली बात, दिन के 2 ट्रेडिंग विंडोज होते हैं वो सब बता दोगे, और कैसे कैसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। Prior information of open position any share during market hours can easily fluctuate the price of the share. How preventive surveillance helps reduce the fraudulent price variation. Preventive surveillance के कुछ एग्जाम्पल बता देने, ये देखो आपको दिख रहे हैं सारे, इनमें से कुछ भी 5, 6, 7 आपको जो याद है वो आप लिख सकते हैं। How does market surveillance tries to ensure market integrity in the securities market? वही लिखोगे वापस, मार्केट सर्वेलेंस, प्रिवेंटिव एंड पोस्ट ट्रेड, उनमें जो थोड़े बहुत आपको याद है वो सारे आप लिख देंगे। आपको ऐसा 7 तक याद रख के चले जाओ, फिर पोस्ट ट्रेड की तो तीनों आपको याद रखनी है। व्हाट आर द की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इनिशिएटेड बाय सेबी, क्या क्या की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो बाय मार्केट सर्वेलेंस, हमारे स्टार मार्क टॉपिक में एक और टॉपिक ऐड करो, मार्केट सर्वेलेंस, प्रिवेंटिव सर्वेलेंस, पोस्ट ट्रेड सर्वेलेंस, उसके दोनों टाइप। What is bulk deal? Explain the difference between bulk deal and block deal. मजे से कंपेयर करते हुए नहीं भी बताया तो चलेगा, पहले बल्क डील एक्सप्लेन कर दो फिर आप ब्लॉक डील एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ब्लॉक डील एक्सप्लेन कर दो फिर बल्क डील एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is inflation index? State the difference between wholesale price index and consumer price index. Inflation index एक्सप्लेन करने के बाद यहां पर आप टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के पॉइंट्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पॉइंट्स। What do you mean by Fed policy? Briefly state how change in Fed rate can impact India. Fed rate कैसे इंडिया को चेंज कर सकता है, ये भी हमने लिख के दिया है। यार Fed rate अगर बढ़ गया, राइट, तो इसका मतलब है कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बाहर निकलने की रिस्क आ जाती है, एक ये। दूसरा, अगर फेड रेट बढ़ गया है तो उस टाइम पे इंडिया जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकती, बिकॉज अगर इसने इंटरेस्ट रेट कम किया, आप समझो मेरा नाम जॉन है, मैंने वहां पे 3% पे बोरो किया है और इंडिया में 7% पे इन्वेस्ट कर दिया है, उन्होंने 3 का 4 कर दिया है। अभी अगर इंडिया सोचेगी कि इंटरेस्ट रेट 7 से 6 करना है तो इंडिया नहीं कर सकती है, बिकॉज अदरवाइज तो जॉन पक्का ही यहां से पैसे निकाल लेगा ना। तो फेड रेट के बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, पॉपुलर 2 इंपैक्ट बताए कि फेड रेट जब भी बढ़ेगा तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकालने का सोचेंगे, 1। सेकेंड, जब फेड रेट बढ़ता है तब इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम करने का नहीं सोच सकते। लिखा हुआ है हमारे पास ये सब कुछ भी। हाउ कैन यूपीआई एज अ पेमेंट ऑप्शन बी यूज्ड इन पब्लिक इशू? व्हाट इज फेड पॉलिसी? हाउ डज द चेंज इन फेड रेट कैन इंपैक्ट इंडिया? सेम चीज वापस, काफी आसान। वापस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी मस्ती से देख चुके हैं। न्यूमेरिकल का सेशन यारों बहुत अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है न्यूमेरिकल, और कम से कम आधे न्यूमेरिकल्स तो ऐसे आएंगे यारों जो हमने देखे कॉपी पेस्ट न्यूमेरिकल आएंगे, आई एम टेलिंग यू, आधे एटलीस्ट। तो अच्छे से न्यूमेरिकल सेशन देख के जा रहा है। अब आता है आपका सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। देख लेते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में कुछ। ये एक ऐसा चैप्टर है जो जनरली बच्चों को बड़ा प्रेम नहीं होता, इस चैप्टर थोड़ा सा ड्राई सा चैप्टर होता है, बट मस्ती से करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन 2012 का सवाल है, इग्नोर कर सकते हो। डिबेंचर ट्रस्टी, इसके बारे में लिख सकते हो मस्ती से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यहां से इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे सवाल आया, मस्ती से लिख सकते हो। इसमें मिक्स है ओल्ड और न्यू सिलेबस, इसलिए केयरफुली बताना है। उसके बाद में ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, मस्ती से लिख सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोर्टफोलियो मैनेजर एंड कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट मस्ती से लिख सकते हैं। बैंकर टू एन इश्यू, बहुत मस्ती से लिख सकते हो। रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, मस्ती से लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम एज इट इज। बैंकर टू एन इश्यू, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिबेंचर ट्रस्टी, वापस 4 मार्क टॉपिक में एक और पॉइंट आ जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी, उसके सारे फीचर्स वगैरह सब याद करके जाएंगे। इंटरनल ऑडिट इग्नोर कर दो, इंटरनल ऑडिट चाहो तो समझ सकते हो, इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है एडिशनल टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 19 के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली 2012 इग्नोर कर सकते हो। मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इश्यू, इजीली लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, वेरियस एक्टिविटीज, काफी आसान, बहुत इजीली कर सकते हो ये। रजिस्ट्रार टू एन इश्यू कौन है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट फाइनेंशियल डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स,
कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड स्टेट द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन कैपिटल मार्केट। तो ऐसे कभी कभी सवाल आ जा सकते हैं, थोड़ा सा जनरल आंसर लिखना होगा एंड यू हैव टू कम बैक टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करते क्या है, कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है। एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम इग्नोर कर दो, पूरा का पूरा हट चुका है, कंसेप्ट ही नहीं है अब। रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जहां पे डिबेंचर ट्रस्टी लिखा, वहां पे रजिस्ट्रार टू एन इश्यू भी ले लो, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्री इश्यू पोस्ट इश्यू, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ना है। मर्चेंट बैंकर आर द की इंटरमीडिएट्स, मर्चेंट बैंकर के बारे में थोड़ा सा इजी है। फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी, केवाईसी के बारे में जो हमने एडिशनल टॉपिक्स में पढ़ा है, बस उतना ही पढ़ना है आपको। कस्टोडियन के बारे में लिखेंगे, अनदर इंटरमीडिएट। The judgment is qualitative in nature and role of the quantitative analysis is to help to make best possible overall qualitative judgment or opinion. The reliability of rating depends on validity of criteria and quality of analysis. Discuss the statement in context of SEBI Credit Rating Agency Regulation 1999. कोई वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आराम से देखो तो स्टेटमेंट में यही लिखा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो क्वांटिटेटिव डेटा, कंपनी का डेटा देखते हुए क्वालिटेटिव एनालिसिस करके दे, ऐसा। बट ठीक है, आपके लिए अभी जो कंसेप्ट है, अभी जो सिलेबस में रखा हुआ है करंट सिलेबस के अंदर, उसमें 2019 चैप्टर नंबर 19 के अंदर जो हमारे नोट्स का चैप्टर 19 है, उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स दे रखे हैं, बस वो इंटरमीडिएट्स हमें अच्छे से पढ़ना है। एंड वी कैन सी 80% क्वेश्चंस वहीं पे है। नहीं 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 नहीं। Yes, what do you mean by research analyst? Elucidate the net worth requirement and role and responsibility of research analyst as per SEBI Research Analyst Regulation 2014. Research analyst के बारे में लिखना है आपको पूरा का पूरा, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। SEBI has amended the provision relating to registration of stock sub-broker to act as market intermediary. Elucidate the statement, discuss the migration path for existing registered sub-broker. मस्ती से इग्नोर कर सकते हो। डिबेंचर ट्रस्टी का क्वेश्चन, वापस रिपीटेड क्वेश्चन। रजिस्ट्रार टू एन इश्यू का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या रोल होता है, इजी। एन्यूमरेट द जनरल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऊपर अगर कभी भी इंटरमीडिएट का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो क्या रोल रहेगा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अंदर अब इन्होंने एडिशनल क्वेश्चन क्या दिया है, ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। SEBI noticed a spur in the volume of trading of scrip of ABC Limited both at NSE and BSE during May to July. Though the scrip was not very liquid, it was observed that during the said period the price of the scrip ranged between 25 to 125. It was found on investigation that a stockbroker of BSE himself got registered as a client with NSE broker and placed orders in large quantity in the scrip of ABC during May 13 to July 13. On the basis of these facts, examine whether SEBI can initiate any action against the BSE broker. अब है बहुत पुराना सवाल है, लेकिन एक बार समझते हैं क्या है। एक ब्रोकर था, उसने खुद को एज अ क्लाइंट भी रजिस्टर किया, फिर उसने बहुत भारी मात्रा में शेयर्स में ट्रेडिंग करा के और प्राइस को 25 टू 125 लेके गया। तो क्या सेबी इसके अगेंस्ट कुछ कर सकती है क्या? अब देखो इसमें क्या लिखा है। द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ विश्वनाथ मुरलीधर झुंझुनवाला वर्सेस सेबी। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट विश्वनाथ मुरलीधर हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन, सो सेबी कैन वैलिडली स्टार्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट विश्वनाथ मुरलीधर अंडर दिस रेगुलेशन। आपको ना तो इस रेगुलेशन का नाम याद रखने की जरूरत है, ना ही आपको इस केस का नाम याद रखने की जरूरत है। आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि बहुत पहले ऐसे सवाल भी पूछे जाते थे, तब ये केस सिलेबस के अंदर हुआ होगा। एकदम मस्ती से आप बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का, तो आपने मस्ती से बस वो जजमेंट देख के जाने, यू आर सुपर सॉर्टेड, राइट। चल, और उनमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके नाम याद रख लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सारे जजमेंट के नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलो बंदे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। ध्रुव हैज परचेज 1000 शेयर्स एट 80 पर शेयर ऑफ द कंपनी, ही वांटेड टू पे 5000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू बैंक ट्रांसफर। ऐसा कर सकता है क्या? अरे गुंडों, कैश में कोई शेयर थोड़ी ना खरीद सकते हो, नॉट अलाउड। और यहां पर हो जाता है सब चीजें खत्म। तो आई गेस लाइफ काफी आसान है यारों, बहुत मस्ती से पार्ट बी में आप तूफान मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एकदम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो यारो। आई गेस स्कैनर सीरीज विल रियली हेल्प यू।
पूरी प्रिपरेशन के बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, ये माइंडसेट से स्कैनर सीरीज रिकॉर्ड की गई है, राइट। तो जितना 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 हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, उतना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। बाय बाय।